आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और डेली जो समय मिल रहा होगा उसमें अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम के लिए पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, लिख रहे होंगे और आह्वान कर रहे होंगे। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिए, आपका जो मन मस्तिष्क है वो एक हार्ड डिस्क है। वहाँ पर अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करिए, अपग्रेड करिए और अपने जीवन को आनंद तरीके से निभाते हुए उत्साह, साहस, आत्मविश्वास, ज्ञान कौशल और अपने बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए जो कर्तव्य पथ आपको दिया गया है उस पर आगे बढ़ते रहिए। यही जीवन का असली सार है। बाकी कोई नदिया के उस पार है, कोई नदिया के इस पार है। और वाह वाह, राधे राधे विप्लव दास जी, बहुत बहुत साथियों को अभिनंदन। सभी को अच्छे। लाल जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है अच्छे से? आप थोड़ा कंफर्म कर दीजिए, फिर हम लोग आपके साथ बातचीत करेंगे। यस सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम अच्छे लाल जी। कैसे हो अरे आप? सर, आप बहुत अच्छे हैं सर। आप सर, आप कैसे हैं? मैं बेहतरीन, जबरदस्त। हम्म। जी सर, जबरदस्त जी हूँ। सर, आपका जी सर, आपका आवाज बहुत बेहतरीन सर, शानदार आ रहा है सर। क्या बात है, मैं आपसे क्यों पूछता हूँ, मैं मालूम है, क्योंकि आप तो बोलोगे ना अच्छे ही हूँ करके, क्योंकि आपका नाम ही अच्छा है। तो आपको तो कभी, मतलब आप नेगेटिव लिस्ट में रहेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको आगे करता हूँ। थैंक ये यू सर, उदाहरण थैंक भी यू। है और ये आपके लिए सीख भी है, हर व्यक्ति के लिए, कि अगर भले ही आपके पास दुख तकलीफ हो, लेकिन अगर आपको किसी ने पूछ लिया आप कैसे हैं, तो फिर आपको क्या बोलना, बेहतरीन हूँ, लाजवाब हूँ। अब तो अच्छे लाल जी भी आ गए तो मैं सबसे अच्छा हूँ, है ना? तो ये थैंक यू आपका सर। एक मतलब प्रभावशाली आपके वर्ड हैं जो आपके पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा देते हैं, मूवमेंट दे देते हैं। आप बोल के देखना ना, बहुत बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो ऐसे बोल के देखना, बॉडी लैंग्वेज अपना फील करके देखना, आपके नेगेटिव सेल्स बढ़ जाते हैं। फिर जी सर, जी। जब जब आप ऐसे बोलने लग जाते हो ना, तो फिर आपको ऐसे ऐसे लोग मिलने लग जाते हैं कि अब तो लगता है कि अब तो नदियाँ मिल जाए, डूब जाऊं। और जब अच्छे अच्छे लोग मिल जाएं तो अच्छे लाल जी कैसा लगता है? हाँ, जीने की आस बढ़ जाती है। हाँ, जी सर, सर जी अब जी तो जी पास जी। हो जाएंगे यार, तो पास हो ही जाएंगे, अब तो निश्चित हो जाएंगे, है ना? जी सर, जी इसी जी। कड़ी में आपको कुछ सवालों से चर्चा करने के लिए, कुछ हिंट देने के लिए, और जो सवाल अभी 12 जनवरी 2025 को मध्यांचल ग्रामीण बैंक के साथियों ने हमारे पास भेजे हैं, सभी साथी नमस्ते कर रहे हैं एक दूसरे साथियों तक। नमस्ते पहुंचाते हुए मैं राम राम भी कर रहे हैं कई साथी। तो वैसे हमारे सभी साथी जो हैं नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि थोड़ा लेट होता है और सामान्यतः ऐसी आदत नहीं होती है रात दिन काम करने की। बैंक से आने के बाद तो लोगों ने अपने आप को प्रिजर्व करके रख लिया है अगले दिन फिर बैंक जाने के लिए। तो कोई बात नहीं, बाद में ये देख लेंगे हमारे सारे साथी। और कुछ साथी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो प्रमोशन एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो हमें टॉपिक बताते हैं, उन टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत होती है, सीखने की ज़रूरत होती है। और जो साथी एग्ज़ाम दे के आते हैं उनको भी जो है आप सीख के आप अपने पॉलिसी को पढ़ सकते हैं और हमसे जो है सवाल पूछ सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ सीरीज भी स्टार्ट किया जाए जी, 25 जनवरी या 26 जनवरी तक रुक जाइए, फिर हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ सवाल हम आपसे चर्चा करेंगे यहाँ पर। जो अभी क्लरिकल टू ऑफिसर मध्यांचल ग्रामीण बैंक का एग्जामिनेशन हुआ था, 20 क्वेश्चन हमने हल किया था, 20 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन हल करेंगे और क्लरिकल टू ऑफिसर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और फिर उसके बाद स्किल 1 से 2 के भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग किसी दिन मैं साझा कर दूंगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। नए सवाल जो आते हैं उन पर चर्चा करने के लिए हम जो है ये सेशन जो हमारे लिए अच्छे रहते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जो अगर मध्यांचल ग्रामीण बैंक के हमारे साथी जुड़े होंगे, हालांकि अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर कोई जुड़े होंगे तो सवालों पे भी आप थोड़ा डिस्कस कर लीजिएगा, अगर कहीं आपको कुछ बात रखनी है तो, क्योंकि आप लोग जो हैं टॉर्च हैं हमारे लिए। बैंक आप जो है आप सवाल देकर आए हैं सामना करके, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व रिकॉर्ड फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स। तो ये जो है बैंकों को रिकॉर्ड जो है रखने होते हैं, और ये कितने सालों के लिए रखने होते हैं, ये सवाल जो है पूछा गया था। और आप देखे होंगे ये सवाल भले ही छोटे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे साथियों ने कहा ये बड़े लाइंस में आए थे। और ये जो प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स है, जिसको रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी कहते हैं, बैंक टू बैंक वेरी करता है, लेकिन ज़्यादातर बैंकों का समान होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्ट काम करते हैं। एक्ट काम करते हैं, जैसे कि
आरबीआई के अनुसार केवाईसी गाइडलाइन में 5 साल होता है। तो ये सवाल जो है 5 साल से जुड़ा हुआ। और अगर हमारे ग्रामीण बैंक के कोई साथी जुड़े हैं मध्यांचल, तो थोड़ा दे सकते हैं। कीर्ति जी, आप थे इसमें, क्या सवाल आया था, बता पाएंगे कुछ, ये क्या है चीज़ का था, या हमारे और कोई साथी? नमस्ते सर, अविनाश बोल रहे हैं सर। हाँ अविनाश जी, आप एग्जाम दे दिए थे? सर सर तो ये क्या था सवाल, बता दीजिए हमारे साथियों को। ये सर क्वेश्चन था सर कि मिनिमम कितने इयर्स का 1 ईयर्स का था और मैक्सिमम कितने इयर्स तक रिकॉर्ड सुरक्षित रखते हैं। अच्छा, ऑप्शन क्या क्या थे? 60 इयर्स तक था, 40 था, हम्म। 30 था, इस टाइप के सर। तो आपके प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस पॉलिसी हमने पढ़ाया था, उसमें जिक्र किया गया होगा इसका। आपने पॉलिसी देखा है इसका? हाँ, मैक्सिमम सर 60 इयर्स था मैक्स। मैक्सिमम 60 ईयर्स का है। एक साल अच्छा। से लेके, मिनिमम एक साल से लेके 60 ईयर्स का है। पॉलिसी के पहले ही प्रस्तावना में लिखा है। तो चूंकि मेरे पास ये क्लियरिटी नहीं थी क्वेश्चंस की, तो मैंने 5 साल का लिया है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल 5 साल वाला पूछा जाता था, लेकिन अभी आपने स्क्रीन पर आके क्लियर कर दिया। तो बहुत बढ़िया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। क्योंकि थैंक यहाँ यू। पर एक नया क्वेश्चन क्रिएट हुआ है मध्यांचल में, अविनाश जी ने बताया कि मैक्सिमम रिकॉर्ड जो है कितने सालों के लिए रखना है, 60 सालों तक के लिए रखना है, मिनिमम एक साल और मैक्सिमम 60। हमारे एक साथी ने भी चैट बॉक्स में बताया। इसमें क्या होता है, केवल 10 तरीके के सवाल पूछते हैं। एक तो ये नया सवाल आ गया, तो इसको 10वां मान के चलिए, 10वां नंबर में ये नया सवाल आया कि मैक्सिमम रिकॉर्ड रिटेंशन कितना रखना है एज पर बोर्ड पॉलिसी, अप्रूव पॉलिसी। सबसे ज्यादा सवाल पूछता है कि केवाईसी रिवाइज गाइडलाइन के अनुसार जो भी ट्रांजैक्शन एफआईयू को रिपोर्ट करेंगे वो कितने सालों के लिए रखना होता है, 5 साल। अकाउंट बंद होने के बाद आप उसके रिकॉर्ड्स को कितने समय तक रिकॉर्ड प्रिजर्व रखना है, 5 साल। दूसरा, इनकम या रेवेन्यू रिलेटेड जो वाउचर्स हैं उनको कितने सालों के लिए प्रिजर्व रखा जाता है, उसका आंसर है 8 साल। तीसरा जो है, जो चेक ट्रंक्शन में आते हैं उनमें जो ट्रंक्टेड चेक चले जाते हैं स्कैन इमेज में, लेकिन जो ओरिजिनल चेक्स कलेक्टिंग बैंकर है वो कितने सालों तक रखेगा, 10 साल। फिर उसके बाद जो नकली नोट्स हैं वो पुलिस अथॉरिटी को देते हैं और उसके बाद रिटर्न होता है, तो कितने साल के लिए रखना है, कितने साल के लिए रखना है, 3 साल। फिर आता है 15H और 15G जो सबमिट होता है, वो कितने सालों तक प्रिजर्व रखना है, कितने सालों के लिए रखना है, 7 साल। तो ये मैं कुछ चीज़ें आपको बताया जो ज़्यादातर पूछते हैं, उसमें एक नया एडिशन हमारे अविनाश जी ने कर दिया कि जो रिकॉर्ड है मैक्सिमम कितने सालों तक रखना है। बहुत बढ़िया, आपके होने से ये फ़ायदा हमारे साथियों को होता है। इसको जो है हम लोग इसको सुधार देंगे अपडेट करते समय। तो यहाँ पर अविनाश जी सवाल पूछा है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम ऐसा आया था कि कितने समय तक रखना है ना। और इसको जो आंसर है एक से, सर सर क्वेश्चन था सर कि मिनिमम 1 ईयर्स और मैक्सिमम फिल इन द ब्लैंक्स था सर। अच्छा ऐसा था। तो फिर सर तो क्लियरिटी हो गई होगी, है ना। 1 ईयर्स टू मतलब 60, मतलब मिनिमम 1 ईयर्स और मैक्सिमम मैंने फिल इन द ब्लैंक्स था, ओके, ईयर्स लिखा था उसमें 30, 40, 60 इस टाइप का। चलो बढ़िया। ओके, ये अच्छा हो गया, हमारे साथी ने बताया। और हम इसको जो है, इसको अपडेट कर देते हैं। और ये क्वेश्चन जो है मिनिमम 1 ईयर था, और मैक्सिमम जो है वो 60 जो है रख सकते हैं, प्रिजर्वेशन रख सकते हैं। बाकी केस टू केस जो है आप अलग करते हैं, मैक्सिमम 60 ईयर्स इसका सर आंसर। ये 1 to 60 ईयर और बैंकों में भी होगा या अलग अलग हो हाँ मैं, सकता है? नहीं अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बैंकों में रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन पॉलिसी के जो टाइम्स होते हैं समान होते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको पढ़ाते समय सवाल में बहुत सारी चीज़ें बताया, सभी बैंकों के लिए समान है वो। ठीक है। और सर 15G और इसका 7 ईयर बोले हैं अभी क्या? 7 ईयर, 7 ईयर। जी। ये DBGB में 1 to 60 ईयर है या अलग होगा? अभी डीबीजीबी की पॉलिसी तैयार हो रही है। हालांकि मैक्सिमम जी बैंकों में ये होता है, लेकिन कई कई बैंकों की बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होती है। आप लोग की पॉलिसी आई है अभी अभी, हम अगले समय से जब स्टार्ट करेंगे 26 जनवरी से, तो आप लोग की उसमें पढ़ाएंगे जी डीबी, पूरा पॉलिसी पढ़ाएंगे, जो जो पॉलिसी यहाँ पर है। जी सर अभी जी। आप मेरे को पॉलिसी जब ये पढ़ा रहा हूँ तो आप नोट करके रख लीजिए। अगर कहीं मिस हो रहा होगा तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है। जी सर।
हाँ, ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमें बताते हैं कौन सी पॉलिसी को पढ़ना है। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द प्रोविजन ऑन डाउटफुल एसेट ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ सिक्योरिटी। क्या था अविनाश जी ये सवाल जो है डाउटफुल एसेट पर क्या पूछा गया था, पूछिए जरा। जवाब तो विप्लव दास जी सही दे रहे हैं, विकास जी भी सही दे रहे हैं, लेकिन ये सवाल जरा अधूरा था। डाउटफुल एसेट में क्या आया था, क्या पूछा था, किसी साथी को याद होगा? मनीष जी हैं? अविनाश जी याद आ रहा है कुछ, डाउटफुल एसेट्स पे क्या पूछा था? सर ये तो याद नहीं आ रहा याद सर नहीं ये। है। ओके। तो डाउटफुल एसेट्स पे ज़्यादा पॉपुलर सीरीज का जो सवाल पूछा जाता है, इस बार क्या हुआ, हमारे साथियों को बहुत देर लग गया सवाल भेजने में, क्योंकि सवाल बोले बहुत लंबे लंबे थे, याद करना रह गया, तो केवल एक लाइन लिख दिया साथी ने, डाउटफुल एसेट पर एक सवाल था। सवाल क्या था ये किसी भी साथी ने अभी बताया नहीं। यहाँ पर शायद जो साथी कम साथी जुड़े हैं, अविनाश जी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो डाउटफुल एसेट्स में ज़्यादातर ये सवाल पूछता है कि डाउट, प्रश्न सर यही था, घुमाया हुआ था प्रश्न यही था। यही था। तो जी अनसिक्योर, जी। एक तो ज़्यादातर पूछता है कि अगर डाउटफुल थ्री कैटेगरी में 100% प्रोविजन करेंगे, अगर वो कितने साल से कितने साल तक रहे, तो मोर देन 3 इयर्स होता है। तो डाउटफुल में अगर 3 साल से, थ्री में 3 साल से ज़्यादा होता है, तो उसमें 100% प्रोविजन होते हैं। लेकिन अगर डाउटफुल कैटेगरी में है और अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ सिक्योरिटी है, तो वहाँ पर चाहे वो डाउटफुल 1 साल का हो, 2 साल का हो, 100% प्रोविजन होता है। तो डाउटफुल के 3 कैटेगरी होते हैं। 3 कैटेगरी में डाउटफुल वन, डाउटफुल टू, डाउटफुल थ्री, क्योंकि एक लंबे समय तक डाउटफुल कैटेगरी में एक लोन रहता है। डाउटफुल वन में आते हैं तो उसके दो पोर्शन करते हैं, एक सिक्योर्ड पोर्शन, एक अनसिक्योर्ड पोर्शन। सिक्योर्ड पोर्शन में जो है 25% का प्रोविजन होता है, और अनसिक्योर्ड में 100%। डाउटफुल टू कैटेगरी में सिक्योर्ड पोर्शन का 40% प्रोविजन होता है, अनसिक्योर्ड का 100%। लेकिन डाउटफुल डाउटफुल थ्री कैटेगरी में जो है, चाहे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सब में 100%। तो शायद सवाल यही होगा, 100% वाला। अब जब हम आरआरबी की इंडिविजुअल बैंक की रिकवरी पॉलिसी पे जाते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर चेंज मिलता है, क्योंकि आरआरबी के पास थोड़ी कैपिटल की दिक्कत होती है। तो वो क्या करते हैं, प्रोविजनिंग नॉर्म्स उनके थोड़े से अलग हैं। और ये जो 25, 40 और 100 बोल रहा हूँ, ये आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, लेकिन ज़्यादातर सवाल इन्हीं से पूछता है। और अगर हम इसमें जाएंगे दूसरे जो आरआरबी का, तो वहाँ पर देखिएगा कि डाउटफुल वन में 20% हो सकता है, डाउटफुल टू में 30% हो सकता है। तो ये पॉलिसी थोड़ी सी आरआरबी के हिसाब से कम है, क्योंकि उनके पास प्रोविजनिंग के लिए कैपिटल की कमी होती है, तो वो भी देखना होता है। क्योंकि आप आरआरबी में काम करते हैं, आप सोचिए, हमारे शिव सेवक जी हैं सेवक जी, आप बताओ जितने सारे लोन करते हैं वो कौन से लोन करते होंगे शिव सेवक जी? वो सब केसीसी करते हैं, एसएसजी करते हैं, जिनमें हमारा मार्जिन बहुत कम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। फिर वो उसमें जो है आप ज़्यादा अर्निंग नहीं कमा पाते हैं, तो इसीलिए कैपिटल थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती है। अगला सवाल है, an additional bar was put on cash transaction of demand draft in excess of 20,000 with effect from 1st June 2015. The transaction in loan deposit demand draft is restricted as per which act या which सेक्शन ऑफ द एक्ट, ये पूछा गया था कि 20,000 रुपये तक के जो भी डिमांड ड्राफ्ट हैं उनके कैश पेमेंट पर रोक लगी हुई है। तो 20,000 तक मतलब 19,000, लेस देन 20,000, 19,999 तक कैश पेमेंट होगा। लेकिन जहां 20,000 या 20,000 से ऊपर हुआ, उसका कैश ट्रांजेक्शन्स में पेमेंट नहीं हो पाएगा। ये अंडर 269 टी है। क्या है? अंडर 269 टी। आप ये टी है, एस नहीं है। एस वाला जो है, ये एस वाला क्या है? सर कैश। केवल ये पूछा गया था कि कौन से एक्ट में आता, केवल आईटी एक्ट लिखा हुआ था। अच्छा है, सब पूछा गया, ये तो और अच्छा है ना? जी जी। आइडिया, पर फिर भी हमारे साथी याद रखें, 269 टी में ये बात कही गई है डिमांड ड्राफ्ट वाला, और 269 एसएस में ये बात कही गई है, मान लीजिए लोन और कहीं पर डिपॉजिट जमा करते हैं, तो वो 20,000 तक से जमा कर सकता है, उसके ऊपर में बार है, वो एस है। और 269 टी में जो है ये कहा गया है कि अगर कोई डिमांड ड्राफ्ट है, तो अगर वो कैश में भुगतान लेना चाहता है, तो कितने रुपए तक का अलाउ है उसको? 19,999। जहाँ भी 20,000 का डिमांड ड्राफ्ट आया, वो अकाउंट पे ही जाएगा। अच्छे लाल जी, ये देखो, ये हमारे केशियर बाबू के हाथ में नोट कहते हैं, अच्छे लग रहे हैं ना नए नए नोट? अच्छे लग जी रहे हैं? सर। तो आपको एक सलाह है, जब सैलरी मिलती है
तो जब घर जाएं तो ऐसे नए नोट्स लेके जाएं। यहाँ बड़े बड़े गड्ढे दिए हुए हैं, लेकिन आप थोड़ा छोटा कर लीजिए। ये एक 100 का एक गड्डी ले लीजिए नया, एक 50 का, एक 20 का, एक 10 का, और घर में ले जाके दे दीजिए। तो कैसा रहेगा, जी माहौल सर, कैसा जी रहेगा, सर। आप बताइए। आप बताइए, अच्छा एकदम रहेगा? सर, हम्म। बहुत बेहतरीन रहेगा सर, बहुत अच्छा रहेगा सर। सलाह एकदम अच्छी है खुशहाली हमारी? रहेगा। सलाह अच्छी है? जी सर, जी जी। हाँ, बहुत। प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा, करके देखना। हम्म। जी सर, जी बिल्कुल बढ़ जाएगा सर। चलो, बहुत बढ़िया। लेके क्या फ़ायदा सर? देना हमें किसी और को नहीं है। मैं नहीं समझा, किसी और को नहीं है मतलब? घर में लेके जाइए। घर में दीजिए। आप करके तो देखिए, बात तो मान के देखिए। एक बड़ा भाई बोल रहा है, ऐसा मान के देखिए, आप परिवर्तन हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, अनुभव है हमारे पास। ठीक है, चलिए अच्छे लाल जी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। हम्म। व्हाट इज द टाइम ऑफ नोटिस पीरियड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट इन बैंकिंग ऑफिस? ये थोड़ा बताइए तो। पॉस एक्ट के बारे में एग्जैक्टली क्या सवाल पूछा था अविनाश जी या हमारे शिव सेवक जी, बताइए। कि जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेडेशल एक्ट जो है, पॉस एक्ट जिसको, सेक्सुअल हरासमेंट का, इसमें क्या पूछा था? वैसे क्वेश्चन को समझ के आप इसके एक्ट के बारे में जो आने वाले हमारे सभी पॉलिसी में देखो, मैं पढ़ाता ही हूँ। तो सर मिलते नहीं हैं नए नोट। हाँ सेवक जी, आप करेंसी चेस्ट से थोड़ा सा दोस्ती करने से मिल जाएगा, करेंसी चेस्ट से ना। आप कौन से सेवक जी को तो मैं दिला दूंगा, एमपी के हैं शायद। कौन से जिला है सेवक जी आपका? सर सतना जिला। सतना जिला? तो क्या जी। सतना मतलब किसमें आता है? शहडोल रीवा सतना शहडोल में आता होगा ना? रीवा सतना, रीवा सतना। चलो, आपको तो दिलाऊंगा, फिर आप याद करोगे, ठीक है। चलिए। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि कितने टाइम में रिपोर्ट की जाती है, ये पूछा था। तो एक्चुअल में मान लीजिए किसी के साथ ये हादसा हुआ, तो पॉलिसी ये कहता है कि कम से कम 3 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्टिंग हो जानी चाहिए, तब जाके इस पर एक्शन होगा। और 7 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन होगा, 14 डेज में वहाँ रिपोर्टिंग होगी। और ये बात थी, लेकिन पॉलिसी चूंकि अभी मेरे सामने एग्जैक्ट नहीं है, तो केवल मैं एक ही सवाल यहाँ उठा पाया कि बॉस में जो है आपके कोई भी घटना घटित होती है, तो उस घटना घटित होने के 3 महीने के अंदर जो पीड़ित महिला है वो इन्फॉर्म कर दे। ये बात आई थी। और इंक्वायरी रिपोर्ट देने में सबमिट होती है, वो 7 डेज इंक्वायरी मतलब मिलता है, कि 7 दिन जो है उसका समय होता है। और फिर उसके बाद वो रिव्यूइंग कमेटी पे जाती है। दूसरा ज़्यादातर सवाल ये पूछता है कि उसमें जो कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी में कितने जो है महिलाएं होनी चाहिए, ये पूछी जाती है। 50-50 रेशियो में होनी चाहिए। और एक सवाल है कि ये जो रूल है वो किस पर लागू होता है। तो 10 महिलाएं जहाँ पर रहती हैं उस ऑफिस में, या वहाँ पर एक रूल है उसका पॉस का। जब अगला सेशन आएगा तो हम इस पर थोड़ा डिटेल कर लेंगे, क्योंकि जब ऐसे एक्ट और सेशन को पढ़ते हैं, हमारे सामने एक्ट नहीं रहने से थोड़ा बोलना ठीक नहीं रहता, एकदम क्लियरिटी होने से ठीक रहता है। ये सेवक जी कुछ बोलना चाह रहे थे इसके बारे में? शिव सेवक जी। जी सर। कुछ बोलना चाह रहे थे, इस सेक्टर में क्या आया था? सर ये सही तरीके से याद नहीं है सेक्सुअल हैरेसमेंट से ही कोई एक क्वेश्चन था जो अच्छा, है। हमारे साथी बोल रहे हैं आप- इंक्वायरी में देने में कितने दिन सबमिट करना पड़ता है, ये पूछ रहे हैं ना। ठीक है, तो 7 डेज के अंदर हालांकि ये देना होता है। और आप इसको एक बार और देख लीजिएगा। अभी आने वाले जो बैंक के साथी हैं जिनके लिए, उनके लिए तो ये पढ़ाएंगे हम पॉलिसी। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन सर पर। सर एक क्वेश्चन था सर। ये जो ये 269T वाला बताए हैं सर, उसमें एक एसएस क्या बताए हैं सर, टू सिक्सटी नाइन एसएस टी वाला ये है कि जैसे लोन वगैरह में कहीं ना, जो उसमें लिखा है कि अगर 20,000 से ज़्यादा करना है तो आप थाना लग गया। अकाउंट पे ही इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ही करिए, कैश से पेमेंट मत करिए, ऐसा बोला गया। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शंस है, रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, विड्रॉल या जमा करने में, जैसे लोन में करते हैं ना, तो 20,000 रुपये तक के कैश करिए, उसके ऊपर के जो अमाउंट है वो अकाउंट पे ही करिए, ये कहा गया है। वो एसएस है, 269 एसएस। और 269 टी में ये कहा गया है, डिमांड ड्राफ्ट से जुड़ा हुआ है, कि डिमांड ड्राफ्ट अगर कोई जारी करते हैं, तो नगद में कितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जारी कर सकते हैं? आप बताओ आमोद जी, नगद में कितना रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जारी कर सकते हैं? नकदी कोई पैसा लेके आता है तो?
49,900, 19,900 49,900, जी लेस देन 50,000, लेस देन 50,000, 49,999 तक कोई पैसा लेके आता है तो डिमांड ड्राफ्ट जारी करेंगे। लेकिन वो जारी डिमांड ड्राफ्ट 49,999 जिसके नाम से जारी हुआ है नितिन राज जी के नाम पे, तो उनके अकाउंट में ही जाएगा, वो कैश नहीं, भले ही कैश बना है लेकिन कैश नहीं मिलेगा उनको, वो नितिन राज जी 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 खाते में जमा होगा। ये बात तो क्लियर है। तो ठीक उसी जी तरह अगर कोई 19,999 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना है तो वो कैश में भुगतान हो सकता है, लेकिन जहां 20,000 या 20,000 से ज़्यादा हुआ तो वो एक कैश में भुगतान नहीं होगा, वही चीज़ बोला गया। अगला सवाल देखिए आपकी जी स्क्रीन पर, अगर कोई बीसी है, रिकवरी करता है रिटर्न ऑफ अकाउंट में, तो उसको कमीशन कितना मिलेगा? तो ये बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है, अलग अलग बैंकों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बैंकों में ये है बीसी को 10% तक कमीशन देते हैं। अगर वो 1 लाख रुपए की वसूली करता है तो उसको 10,000 रुपये जो है उसको कमीशन देते हैं, 10% ऑफ द रिकवरी अमाउंट। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक सवाल आया था इंस्टा अकाउंट फैसिलिटी के बारे में। ये क्या सवाल आया था? कोई आपका अकाउंट कैटेगरी का होगा, डिपॉजिट अकाउंट का। अविनाश जी को जी ये इंस्टा अकाउंट के बारे में बताइए क्या है। हाँ सर मैक्सिमम ट्रांजेक्शन था लिखा, कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इसमें। अच्छा, तो मैक्सिमम क्या है इसके बारे में, थोड़ा अकाउंट के बारे में बताइए, अगर आपको पता है तो कुछ है इसके बारे में। नया प्रोडक्ट है, इंस्टा अकाउंट सर ये खोलते हैं, डिजिटल अकाउंट है सर। डिजिटल उसमें अकाउंट है। हम्म। आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ ओपन होता है। ओके। तो इसमें 2 लाख तक है सर, इसमें 2 लाख तक इसमें डिपॉजिट ये कर सकते हो सर। साल भर में कितना जमा कर सकते हैं, यही पूछा था। सर सर बहुत बढ़िया। ऐसा अकाउंट जो फेस टू फेस कस्टमर मतलब अपने पास आया नहीं है, लेकिन वो ई केवाईसी या ओटीपी के माध्यम से खाता खोलता है, तो ऐसे में रिस्ट्रिक्शन जो है साल भर में एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। और अगर नॉन केवाईसी के साथ खुला है, जैसे कि नो फ्रिल अकाउंट बोलते हैं या बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, स्मॉल अकाउंट बोलते हैं, तो उनमें 1 लाख रुपए। लेकिन अगर डिजिटल केवाईसी किया हुआ है तो वहाँ पर 2 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। ये अच्छा हुआ, देखो इस रहने से हमारे साथी बता देते हैं। वैसे ये देखेंगे तो ये अभी लगातार इस साल ये सवाल पूछ रहा है 2 लाख वाले। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। वन क्वेश्चन फ्रॉम पीसीआर, प्रोविजन कवरेज रेशियो पे क्या सवाल था? सवाल बता दीजिए। प्रोविजन कवरेज रेशियो के बारे में सवाल पूछता है। वैसे तो अच्छा पॉपुलर सीरीज में ये सवाल पूछता है कि बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना था, यही पूछा था। हाँ, बैंक वही का है ही सर, वही है, एक बताइए। हाँ, एनुअल इसका रिपोर्ट। परसेंटेज पूछा था। परसेंटेज पूछा था। मतलब 31 मार्च 2024 को मध्यांचल ग्रामीण में प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना था, ये पूछा है। प्रोविजन कवरेज रेशियो एक्चुअल में क्या होता है कि एक बैंक जो है ट्रस्ट का बिजनेस है, भरोसे का बिजनेस है। हम पब्लिक मनी को रखते हैं और उसी पब्लिक मनी को दूसरे को देते हैं, दूसरे पब्लिक को, और हम प्रॉफिट कमाते हैं। तो जो पब्लिक हमारे पास पैसा रखा है वो कब रखेगा कि मेरा पैसा सुरक्षित होना चाहिए, कैसे पता चलेगा? अगर बैंक मेरे पैसे से खेल कर रहा है, मेरे पैसे से बिजनेस कर रहा है, तो पैसा रिस्क में अगर डूबेगा भी तो बैंक उसको कवर कर ले, उसको जो है प्रोटेक्ट कर ले। तो बैंक क्या करती है, उसको लोन देती है। लोन 100 रुपये दिए, और देखिए 100 रुपये में वो अगर उसका 90 रुपये डूब भी गया तो बैंक बोले भैया हमारे पास देखो 90 रुपये पहले से हमने कवर करके रखा है, आप चिंता मत करो डिपॉजिटर्स, हम सारे पैसा हमारे पास यहाँ पर देखो 100 रुपये है, लोन दिए हैं, वो 100 रुपये आपका है, तो आप चिंता मत करिए, ये 100 रुपये नहीं भी लौटाएंगे तो मैं, मेरे पास पहले से प्रोविजन करके रखा हूँ 90 रुपये। तो ये जो 88.84 हमारे साथी लिख रहे हैं अनु जी, तो ये प्रोविजन कवरेज रेशियो पूछा था। और प्रोविजन कवरेज रेशियो में 3 सवाल ज़्यादातर पूछता है। एक तो पूछता है प्रोविजन कवरेज रेशियो बैंक का कितना था, जो हमारे साथी बता रहे हैं 88.84। ये इनको याद है, अपने अपने बैंक का याद रखना है। दूसरा पूछता है प्रोविजन कवरेज रेशियो कम से कम कितना होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, जो अच्छा माना जाता है बैंक को। आप बताइए कोई साथी। 75%। 70%, 70% से कम नहीं होना चाहिए, 70% से ऊपर होना चाहिए, ये कोई आइडियल पोजीशन है, ठीक है। और प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट टूल्स है, जो है आपका, मैं बताया जिस तरह से आपको समझाया। तो आप लोग प्रोविजन इसलिए करते हैं क्योंकि आपका नेट एनपीए जो है नंदन सिंह मीना जी आगे ऐसे लग रहा है बैंक में ही हैं, अभी बैठे हैं ऐसे लग रहा है ना नंदन जी। वाह, ये भी ना बात। रोशनी, दूधिया रोशनी में एकदम नहाते हुए दिख रहे हैं, सावर सावर लेते हुए नंदन जी हैं। राम राम जी, नंदन जी, मीना राम जी, राम। राम राम। राम राम जी सर। कैसे हो आप? हैं देखो सब आप। बढ़िया है। अरे वाह,
आप देखो, फ्लड लाइट मैच खेल रहे हैं टाइप का लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, रात को पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। कौन से स्टेट में है नंदन जी आप? सर शिवपुरी जिले में है सर, अभी मध्यांचल में। मध्यांचल में, बहुत बढ़िया हाँ है। तो अच्छी बात है, आप साथ बने रहिए। आपने अपना कैमरा खोला तो मैं आपको अप्रिशिएट किया, और आपके दर्शन किए हमने, है ना, कम बड़ी बात है। तो जब भी हम किसी को देखते हैं ना, तो फायदा क्या होता है, उसके अंदर कोई क्वालिटी होती है, एनर्जी होती है, तो हम एनर्जी को एक्वायर कर लेते हैं। आप हमेशा याद रखिए, जो आप होते हैं ना, आप क्या होता है, चुंबक हैं। तो आप अपने आप को कमजोर मत समझना। आपका जब ऐसा लगे कि उदास हो गया, दिन अच्छा नहीं है, तो आप ना विचरण में चले जाना। विचरण में चले जाने से क्या होता है, नए लोग मिलते हैं, बराबर है नंदन जी? तो नए लोग जी सर। मिलते हैं तो उनसे जो पॉजिटिव एनर्जी खींच लेता है आपका शरीर, और आपकी इंजन चलने लगता है, चुक 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 चुक, है ना। तो आपको लगता है अरे वाह, मैं तो दुखी था, अब सुखी हो गया। क्योंकि वहाँ रास्ते में मिलेंगे नंदन जी, दूधिया रोशनी में नहाते हुए, और वो चाय कॉफ़ी पिला देंगे। और अगर समय बिल्कुल। रहा शाम को तो कुछ और पिला देंगे, दवा दारू करा देंगे, कुछ तो करा देंगे, तो आपको जीने की आस बढ़ जाएगी, और सीखने की प्यास बढ़ जाएगी। फिर आपको नंदन जी के साथ जो है बढ़िया समय मिल जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये टाइप ऑफ मेलवेयर दैट disguises itself as a legitimate program to gain access a computer is called। एक मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर में आता है, और छुपा हुआ तरीके से आता है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता है, और फिर उसके बाद जो है आपके वो सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है, आपके प्रोग्राम को अवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से आता है। इस वायरस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं नंदन जी? ऐसा कोई वायरस है? सर हाँ नहीं सर, सर स्पैम करके आया था सर। पता नहीं अच्छा, सर क्या है इसमें सर। इसको क्या करके आए थे? स्पैम सर, स्पैम था। स्पैम। ओके। हाँ, काफ़ी ट्रोजन लोगों ने इसमें गलती किया है, ट्रोजन हॉर्स ट्रोजन लेकिन हॉर्स। हाँ, इसको बोलते हैं ट्रोजन वायरस बोलते हैं। क्या होता है, कंप्यूटर में डाउनलोड होने वाला एक तरह का मेलवेयर है। मतलब ये आपको ऐसा दिखेगा कि कोई वैधानिक सॉफ्टवेयर जैसे दिखेगा आपको, है ना, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर दिखेगा जो कि वैध है। लेकिन ये कंप्यूटर में यहाँ पर वो कोई ना, उसमें दुर्भावना रहती है, उस सॉफ्टवेयर में दुर्भावना रहती है, कोड इंस्टॉल कर लेता है, और फिर उसको टॉर्जन हॉर्स भी कहते हैं, टॉर्जन वायरस भी कहते हैं। और ये जो वायरस होता है ना, उस सॉफ्टवेयर के भीतर छुपा हुआ रहता है, जिसे पता लगाना मुश्किल होता है। और ये वायरस जो है क्या करता है, जहाँ कंप्यूटर में चला जाएगा उसकी निगरानी करेगा, डेटा चुराएगा, या जो ऐसे प्रोग्राम हैं जो उनको उसको संक्रमित कर देगा। सोशल इंजीनियरिंग इसमें होता है। एक्चुअल में सोशल इंजीनियरिंग क्या है, कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को जोड़ने वाला, या सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें आएगा, उससे लिंक आता है, उसी में से ही वो फाइल जो है बैकडोर एंट्री ले लेता है, और आपके कंप्यूटर से जितने भी सेंसिटिव डाटाज हैं उनको चुराता है। तो ये ट्रोजन वायरस एक मेलवेयर है, जो ऐसा दिखने में वैधानिक लगता है, लेकिन वो अंदर घुस जाएगा और सब चीज़ जो है डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन इज टू बी रिवर्स विद इन हाउ मेनी डेज? ये कैसा सीधा सवाल पूछा था, क्या थोड़ा बताइए सेवक जी। ये या अविनाश जी, ये कैसा टाइप का सवाल था? T+2 इसमें तो सर अदर एसबीआई एटीएम एसबीआई एटीएम से था सर। अच्छा, एसबीआई एटीएम से, मतलब ऑफर्स तो। अदर 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 एसबीआई एटीएम से जो एटीएम ट्रांजैक्शन होता है तो कितने दिन विद इन हाउ मेनी डेज रिवर्स होगा? ऑप्शन क्या क्या था? ऑप्शन था सर एक था सर, दो था, पांच था, इस टाइप का सर। तो T+5 हम लोग डाले T+5, चाहे सर। वो ऑनस एटीएम हो, ऑफर्स एटीएम हो, सब के लिए आरबीआई ने कहा है कि कोई भी कस्टमर अगर एटीएम से विड्रॉल करता है, अगर उसका खाता डेबिट हो गया लेकिन उसके हाथ में कैश नहीं आया, जिसको फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन कहते हैं, तो ये फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन सुओ मोटो T+5 डे में क्रेडिट हो जाना चाहिए। अगर T+5 डे में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो उसको कंपनसेशन देना होगा। कितने रुपए प्रतिदिन के दर पे कंपनसेशन देना होगा जी, बताइए? 100 रुपये और 100 रुपये। कंपनसेशन देना पड़ेगा, सुओ मोटो, बिना मांगे। अगर वो कंप्लेन 30 दिन के बाद करता है, तो हो सकता है कंपनसेशन के लिए मतलब तो बाध्य नहीं हो, अदरवाइज तो बिना मांगे आपको देना होगा।
लेकिन सर इसमें एटीएम टू एटीएम ट्रांजैक्शन था। एटीएम टू एटीएम ट्रांजेक्शन तो फिर तो T+1 डे है। हाँ, वो T+1 ही है सर इसका। जय हो जीवा शंकर जी की, सही बात है। कैश ट्रांजेक्शन नहीं था वो। अदर SBI एटीएम एटीएम टू एटीएम ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजेक्शन का कैश, क्वेश्चन में कैश का सवाल नहीं था। नहीं था। तो ये फिर सर्कुलर से है सर। अच्छा, तो उसमें सर्कुलर में क्या दिया है ऐसे। T+1। तो एटीएम टू एटीएम तो T+1 डे है, ठीक है। जस्ट लाइक एटीएम टू एटीएम जाएंगे तो T+1 है, लेकिन अगर कैश ट्रांजेक्शन दिया तो T+5 है, ठीक है। ऐस करके नहीं था क्वेश्चन। कैश नहीं था तो फिर एटीएम टू एटीएम T+1। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। बैंक नीड टू रिपोर्ट individual frauds of less than how much to Reserve Bank of India. However, bank need to submit statistical data on those fraud to the RBI in quarterly statement. बैंकों को कितने रुपए तक के फ्रॉड को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है आरबीआई को, लेकिन उनका कंसोलिडेटेड डाटा जो है क्वार्टरली बेसिस पे स्टेटमेंट अपलोड करना होता है। तो ये होता है ₹1 लाख। लेकिन हमारे साथियों से पूछना चाहूँगा, ये फ्रॉड से रिलेटेड क्या सवाल पूछा था, किसी साथी को याद आ रहा है तो बता दीजिए, अविनाश जी। क्या आया था ये फ्रॉड से रिलेटेड? क्योंकि 1 लाख रुपए तक के अगर फ्रॉड होते हैं तो उनको जो है आप रिपोर्ट नहीं करते हैं। 1 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक के फ्रॉड हैं तो उनको आरबीआई में 3 वीक्स के अंदर रीजनल ऑफिस में रिपोर्ट करना है। 1 करोड़ से ऊपर के फ्रॉड होते हैं तो विद इन 1 वीक जो है सेंट्रल ऑफिस को रिपोर्ट करने हैं, आरबीआई को। और 1 लाख रुपए तक के फ्रॉड जो है रिपोर्ट नहीं करनी है। फिर से नहीं रिपीट सर, करूंगा। हम्म। एक क्वेश्चन था सर, एक कि विद इन हम्म, बताइए क्या क्वेश्चन था। हम्म। 1 लाख। अच्छा, नहीं आपकी आवाज़ नहीं आई। सर बिलो 1 लाख था, बिलो 1 लाख कहाँ रिपोर्ट, किसको रिपोर्ट करते हैं? या FIR करना, फ्रॉड करना है तो हाँ। कंप्लेन कहाँ? बिलो 1 लाख का फ्रॉड अच्छा। अगर जो होता है तो ऑप्शन क्या क्या था? वो था सर, इकोनॉमिक विंग टू था, लोकल 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 पुलिस था, हम्म। और ये CBI था, इस टाइप का। अच्छा, है ना। तो बिलो बिलो 1 लाख, बिलो 1 लाख का था सर। अच्छा। ये तो बिलो 1 लाख वो लोकल पुलिस को करेंगे। किलो 1 लाख में लोकल पुलिस देते हैं। क्या होता है, रिजर्व बैंक ने, नाबार्ड ने ऐसे सभी बैंकों को डायरेक्ट किया है कि जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड होंगे वो इंक्लूडिंग बिलो 1 लाख, उनको स्टेट पुलिस को आपको रिपोर्ट करना ही करना है, ठीक है। देखो ये इस पर्टिकुलरली ये ऑर्डर इसलिए दिया है क्योंकि 1 लाख से ऊपर तो आपको आरबीआई को करना होता है, 1 लाख से नीचे आप आरबीआई को करते नहीं हो। तो इसलिए कहा है कि फाइनेंशियल फ्रॉड अगर बिलो 1 लाख है तो भी आप स्टेट पुलिस को आप रिपोर्ट करते हो। तो आप लोग क्या करते हो, सेफ साइड जब ऐसा कोई फ्रॉड होता है ना कस्टमर से, तो कस्टमर को आपको जो FRMC पॉलिसी में कहा गया है, आप बोलते हैं ना कस्टमर से FIR करके ले आओ पहले से, है ना। बोलते हो ना, रॉकी जी या नंदन जी तो पहले ही बोलते थे, जाओ 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 पुलिस से पहले FIR करके आ जाओ, हैं। तो हाँ सर, सर क्वेश्चन था सर 10,000 टू 1 लाख। हाँ 10,000 टू 1 लाख, वी हैव टू रिपोर्ट। हाँ। तो इसमें ऐसा होता है ना, जैसे फ्रॉड बाई आउटसाइडर है, अगर फ्रॉड बाई आउटसाइडर है तो उसमें जो 1 लाख और उससे ज़्यादा का स्टेट पुलिस में रहता है। अगर फ्रॉड बाई बैंक एम्प्लॉय है तो 10,000 और 10,000 से ऊपर का स्टेट पुलिस को करते हैं। और फ्रॉड बाई जो आपका बिलो 1 लाख वाले होते हैं स्टेट पुलिस को करते हैं। लेकिन आरबीआई ने 2023 जनवरी में ये कहा है कि बिलो 1 लाख के जितने भी फ्रॉड हैं आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी ही है, चाहे उसमें आउटसाइडर हो चाहे एम्प्लॉय हो, ये बात कही गई है। लेकिन जहाँ बैंक एम्प्लॉय के केस में स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कि ऐसे केसेस जहाँ फ्रॉड 10,000 या उससे ऊपर के होते हैं तो स्टेट पुलिस को आप लोग इन्फॉर्म करना है, क्योंकि 10,000 से नीचे तो एक नेग्लिजेंस का भी वर्ड आता आपके अंदर आता है। चलिए, ए चेक दैट हैज़ बीन साइंड बट इज इनकम्प्लीट इज कॉल्ड एज, कौन सा चेक कहते हैं अगर कोई चेक चेक साइन करके आपके पास आ गया और अगर वो इनकम, इनक्वाइटी।
इंश्योर्ड चेक्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? इंश्योर्ड चेक्स। तो ये जो है अपूर्ण लिखित बोलते हैं, जिसको अधूरा चेक बोलेंगे, जो इनकम्प्लीट है। तो ये कॉमन मतलब सरल सा सवाल है, जो आपका क्या बोलते हैं इसको, पॉपुलर सीरीज का सवाल है। और हमारे साथियों ने बताया मध्यांचल ग्रामीण बैंक के कि चेक से रिलेटेड 8 सवाल आए थे, है ना? बराबर है सेवक जी, 8 सवाल चेक से। जी। तो चेक रिलेटेड या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए काफ़ी सवाल आए हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, विच चार्ज इज टू बी क्रिएटेड ऑन LIC पॉलिसी। LIC पॉलिसी से जुड़ा हुआ क्या सवाल था, बताइए तो अविनाश जी, जीवशंकर जी। LIC ये पॉलिसी में क्या सवाल पूछा था? ये सर किस किस वैल्यू पर सर लोन उसको मिलेगा सर? अच्छा, सरेंडर वैल्यू पे था, है ना? सर तो वो सर पॉपुलर सीरीज का सवाल है कि LIC LIC पॉलिसी के अगेंस्ट जब बैंक लोन देती है तो किस बेसिस के आधार पर वो लोन जो है देती है, कौन सा अमाउंट है, वो होता है सरेंडर वैल्यू। और सरेंडर वैल्यू क्या होता है अविनाश जी? सरेंडर वैल्यू क्या होता है? सरेंडर, सरेंडर जो मैच्योरिटी पे मिलता है सर वो। नहीं, आज की तारीख पर अगर हम उसको हैंड ओवर करेंगे तो आज उसका क्या वैल्यू होगा, क्या मिलेगा, उसको सरेंडर वैल्यू कहते हैं। आज हम LIC पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आज मुझे क्या मिलने वाला है, उसी को बेस बनाते हुए लोन दिया जाता है, फिर मार्जिन ट्रीट किया जाता है। तो सर इसमें LIC में जो है यही सवाल पूछा गया, सरेंडर वैल्यू वाला। तो आप लोग साथी लोग सुन रहे हैं, नोट कर लेंगे। और असाइनमेंट तो LIC पॉलिसी रहता है ना, तो हर सिक्योरिटी में हम चार्ज क्रिएट करते हैं। चार्ज से भी सवाल पूछा है आपके इसमें मॉर्गेज वाला सवाल, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आया था गार्नेसी ऑर्डर से। गार्नेसी ऑर्डर से क्या सवाल पूछा था बता दीजिए, फिर हम डिस्कस कर लेंगे गार्नेसी ऑर्डर। हाँ, कुछ याद आ रहा है मनीष जी, जीव शंकर जी, अविनाश जी, शिव सेवक जी, गार्नेसी ऑर्डर से क्या पूछा था? सर बोलता बैंक को क्या बोलते हैं? डेटर जजमेंट, जजमेंट डेटर करके तो नहीं था, डेटर क्रेडिटर ऐसे ऑप्शन में था। हम्म तो बैंक सामान्यतः बैंक सामान्यतः गार्नेसी ऑर्डर डिपॉजिट अकाउंट में लगता है, ठीक है? तो डिपॉजिट अकाउंट जो होते हैं उसमें बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप देखिए। कोई अगर डिपॉजिट बैंक में रखा है तो जो कस्टमर है वो क्रेडिटर हो गया और बैंक जो है डेटर हो गया। बैंक की देनदारी हो गई, कस्टमर लेनदार हो गया। मतलब वो कभी भी आएगा बैंक में, हमें देना पड़ेगा। ये डिपॉजिट के केस में है। मतलब अभी कस्टमर का 1 लाख रुपए मध्यांचल ग्रामीण बैंक में जमा हुआ अविनाश जी के ब्रांच में, तो कस्टमर लेनदार हो गया और अविनाश जी एज ए बैंकर है वो देनदार हो गया। मतलब जब भी वो कस्टमर आएगा तो अविनाश जी को देना पड़ेगा। तो कस्टमर क्रेडिटर हो गया और बैंक जो है डेटर हो गया। अब हुआ डिपॉजिट क्या के ही इसमें? केस में अब था सर। हाँ हाँ, डिपॉजिट के केस में, क्योंकि ये गारनेसी ऑर्डर डिपॉजिट के केस में लगता है। अब क्या हुआ, वो जो कस्टमर हमारे यहाँ ग्राहक है मध्यांचल ग्रामीण बैंक में, वो कस्टमर जो है बाहर से किसी से देनदारी कर ली उसने, मतलब लेन देन किया और उसको पैसा लौटाया नहीं। तो वो जो व्यक्ति जो इसको दिया था पैसा अपने कस्टमर को, वो व्यक्ति इससे परेशान हो गया, पैसा नहीं दे रहा, तो उसने कोर्ट में केस कर दिया। अब कोर्ट से हमें ऑर्डर आया बैंक में, जिसे गार्नेसी ऑर्डर कहते हैं। बैंक गार्नेसी होता है और कोर्ट से जो ऑर्डर आता है उसको ऑर्डर निसी कहते हैं। ऑर्डर निसी में ये बोला है कि ये ऑर्डर मिल गया है, ये ऑर्डर मिल गया है, इस खाते में, इस खातेदार के खाते में जो इतना रुपए का पैसा है इसमें आप अभी होल्ड लगा दीजिए, फिर हम पैसा जब मांगेंगे हमें दे देना। अब ये अटैच हो गया एक अकाउंट। तो जैसे ही अटैच हो गया, अब वो जो कस्टमर लेनदार था, जब भी आता अविनाश जी देने पड़ते, अब वो लेनदार नहीं रहा, है ना अविनाश जी? अब वो लेनदार नहीं रहा, तो अब वो मांगने आएगा आपके पास तो आप उसको पैसा नहीं दोगे। अब उसका रोल बदल गया। अब वो क्या हो गया, अब वो जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर जजमेंट। हो गया। मतलब वो किसी का देनदार बन गया। अब वो भी न्यायिक देनदार हो गया, कोर्ट का देनदार बन गया। तो अब वो अब क्रेडिटर नहीं रहा, बैंक आएगा तो आप उसको पैसा नहीं दोगे, बोलोगे महाराज आप अब ये पैसा हम कोर्ट को देंगे, क्योंकि अब क्रेडिटर कोर्ट हो गया, आप जजमेंट डेटर हो गए। अब आपकी देनदारी न्यायपालिका को चली गई। तो इसमें बैंक के लिए जो होगा वो डेटर ही होगा।
बैंक जो है डेटर ऑफ जजमेंट डेटर हो जाएगा जब गारनेसी ऑर्डर मिलेंगे। तो गारनेसी ऑर्डर क्या होता है, जिस समय गारनेसी ऑर्डर रिसीव हुआ तो जो पैसा अवेलेबल है उस पर गारनेसी ऑर्डर लग जाएगा। अगर कलेक्शन में गया हुआ है उसके बाद पैसा जमा होता है उसमें गारनेसी ऑर्डर नहीं लगेगा। ठीक है। बाकी डिटेल सेशन गारनेटी ऑर्डर, गारनेसी और अटैचमेंट ऑर्डर में आप देख लेना। सर ओडी में क्रेडिट बैलेंस है पर लग जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, ओडी में अगर क्रेडिट बैलेंस है, गारनेसी ऑर्डर आता है तो सेम नेम सेम कैपेसिटी में लग जाएगा। ठीक है नंदन जी, बढ़िया बढ़िया है। चाय पानी की व्यवस्था है ना अब इतना रात को पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, वन क्वेश्चन फ्रॉम फटका। फटका से क्या क्वेश्चन आया था, जरा कोई साथी बताएंगे फटका से। कौन सा कंट्री से करके आया था, सर यूएसए? इंडिया और यूएसए का आया था, वही कौन सी कंट्री का था? अच्छा, उसमें क्या लेते हैं फटका? तो ये तो बहुत फटका बढ़िया, तो सरल तरीके से बना दिए होगे है ना। बिल्कुल सर। यूएसए ना सर? यूएसए, यूएसए है ना। तो फटका जो है ना, फटका का जो अधिनियम है जिसको क्या बोलते हैं, आप उसका फुल फॉर्म जरा बता दीजिए फटका का। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर फुल फॉर्म पूछता था पहले, लेकिन अब यूएसए के तो बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लिया है ना। तो आप जो है इजी क्वेश्चन में ये अमेरिका का लगा दिए होंगे, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फॉरेन अकाउंट टैक्स अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। टैक्स कंप्लायंस एक्ट है। तो ये जो फटका है एक ऐसा कानून है जिसका जो उद्देश्य है, जो विदेशी खातों में जो वित्तीय संपत्ति रखते हैं ना, वो भी अमेरिका के करदाताओं के लिए, यूएसए के जो टैक्स पेयर है ना, उनके द्वारा अगर कोई कर चोरी की जाती है, टैक्स की चोरी की जाती है, तो उसको रोकना है। ये सरल तरीके से समझ लीजिए, इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं। ठीक है। तो फटका जो फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि विदेशी खाताओं में जो भी फाइनेंशियल अमाउंट रखते हैं, ऐसे अमेरिका के जो टैक्स पेयर हैं उनके द्वारा कर रोकना। मान लीजिए अमेरिका के लोग हैं और वो हमारे यहाँ अकाउंट रखे हैं, तो उनको ये कंप्लायंस जो है करना पड़ेगा। और इस फटका के तहत जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है ये कंप्लायंस जो है करना होगा। कैसे कि जो अमेरिकी नागरिक जो टैक्स पेयर द्वारा रखे गए खातों की जानकारी अमेरिका के आईआरएस डिपार्टमेंट, अमेरिकन क्या बोलते हैं, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज हैं, उनको रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। तो ये एक अमेरिकी कानून है जिसे सन 2010 में रोजगार बहाल करने के लिए भर्ती प्रोत्साहन अधिनियम के तहत लागू किया गया था। और आमतौर पर इसे हायर अधिनियम भी कहते हैं। फटका जो कॉम्प्लेक्स है वो बेहतर पारदर्शिता और जो अमेरिका के करदाता हैं उनके आय और संपत्तियों पर कर से बचने के तरीके या कोई टैक्स चोरी करने उसके उसको रोकने के लिए लागू किया गया था। तो इसमें बैंक आते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड कंपनीज आते हैं, बीमा कंपनियां आती हैं, ये ब्रोकरेज फर्म्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो ये उनके लिए एक अनुपालन है। बाकी डिटेल में आप सेशंस में हम लोग किसी दिन बता देंगे। चलिए, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड केवाईसी गाइडलाइन, ये कैसा सवाल था बैंकों में। हालांकि अभी आप लोग केवाईसी गाइडलाइन में इसको पढ़ लिए होंगे है ना। हमारे साथी जो है चैट बॉक्स में लिख दीजिए कौन रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होता है। चीफ मैनेजर कहाँ, चीफ मैनेजर कहाँ से रिस्पॉन्सिबल। आरबीआई की गाइडलाइन में कहा गया है कि प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर होगा, महाप्रबंधक रैंक का होगा है ना। प्रिंसिपल ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर जो होगा वो नोडल हो ऑफिसर होगा और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा कि बैंक में हो रहे सारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केवाईसी गाइडलाइन का पालन करेगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हाट हैपन्स टू अमाउंट आफ्टर मैच्योरिटी इन ए जॉइंट अकाउंट विच इज मैंडेटेड आइदर सर्वाइवर विथ नॉमिनेसी व्हेन समवन डाइज। अगर कोई जॉइंट अकाउंट है, आइदर सर्वाइवर में है, नॉमिनी है, लेकिन एक किसी ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो आफ्टर मैच्योरिटी ये पैसा किसको मिलेगा, ये सवाल पूछा गया था है ना अविनाश जी, ऐसे ही पूछा गया था। नहीं सर, एक क्वेश्चन था सर कि ए और बी है, हम्म। आइदर एक खाता है हम्म। और एफडीआर उसका, अगर जो ए का डेथ हो जाता है हम्म। तो आप आफ्टर मैच्योरिटी और नॉमिनी एक्स है,
तो ड्राफ्ट फार्मर एंड सर्वाइवर वाला था सर। किसको मिलेगा सर? हाँ, मतलब ए और बी जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं और सी नॉमिनी है। ए और बी के जॉइंट अकाउंट में आइदर सर्वाइवर अकाउंट ऑपरेशन है और हाँ, फिक्स डिपॉजिट रिसीट बनाते हैं जॉइंटली आइदर सर्वाइवर में। और बिफोर मैच्योरिटी सॉरी आफ्टर मैच्योरिटी अगर ए की डेथ हो जाती है तो पैसा किसको मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, पैसा बी को मिलेगा सर मैच्योरिटी ये के बाद, क्योंकि वो आइदर सर्वाइवर में यही मैंडेट रहता है कि अगर ये मैच्योर्ड हो जाता है, दोनों में से कोई भी आएंगे तो उनको, चाहे नंदन आए चाहे सिंह आए चाहे मीना आए, दे देना। तो भैया ले लेना, ठीक है। तो पेमेंट विल बी मेड टू सब सर्वाइवर। तो ये अगर ए और बी में से किसी ए की मृत्यु हो जाती है आफ्टर मैच्योरिटी, तो जो मैच्योर्ड पैसा है वो बी को दे देंगे ये बैंक। और ये ये क्वेश्चन वैसे वैसे ही आता था जैसे सर हर एक इस एग्जाम में आता है, उसी टाइप का क्वेश्चन था। अच्छा, ये पॉपुलर सीरीज का क्वेश्चन है हाँ, ना? तो हाँ, कोई चेंज नहीं था सर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। ए टाइप ऑफ जॉइंट अकाउंट अरेंजमेंट वेयर द प्राइमरी अकाउंट होल्डर कैन ऑपरेट द अकाउंट while they are alive and secondary account holder can operate the account after the primary account holder death is called as which mandate? एक फॉर्म कस्टमर बैंक में आता है, फार्मर और सर्वाइवर। एक कस्टमर बैंक में आता है और ब्रांच मैनेजर अविनाश जी से बोलता है कि महोदय मेरे को अपने घर के रिश्तेदार के साथ खाता खोलना है, लेकिन कंडीशन यही है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ही ऑपरेट करूंगा, मेरे मरने के बाद ही मेरा रिश्तेदार ऑपरेट करेगा। हैं? तो ऐसे खातों को हम क्या बोलेंगे? नंदन जी कौन सा खाता होगा ये? सर फॉर्मर, फॉर्मर और सर्वाइवर। फॉर्मर में सर्वर है नंदन जी। तो ये बिल्कुल क्या सर। होता है कि जब तक वो जिंदा रहेंगे वही ऑपरेट करेगा, उनके मरने के बाद ही वो फैमिली मेंबर जिसका नाम ऐड किया है वो देंगे। वो ये इसलिए करके जाते हैं कि ताकि उनके कुछ होने पर उनको दिक्कत ना हो, उनको पैसा आसानी से मिल जाए, ये बात है। एक क्वेश्चन जो है मीडियम रिस्क पर आया था। क्या क्वेश्चन है मीडियम रिस्क पर आया था अविनाश जी, याद करिए जरा। मीडियम रिस्क से क्या केवाईसी से रिलेटेड आया था, उसका री केवाईसी करना कितने साल में करना, या और कुछ आया था? सर सर रिकेवाईसी कितने कर साल में दीजिए। केवाईसी करना भैया? अच्छा, री केवाईसी कितने दिन में करना है, ये आई था? बिल्कुल सर यही। अरे वाह, बहुत 8 बढ़िया। साल। हाँ, तो मीडियम रिस्क मतलब देखिए, जिनमें ना ज़्यादा इनकम नहीं है या एकदम बड़ा एक फिक्स्ड इनकम जैसा है, या बिल लो इनकम वाले हैं उनको लो रिस्क कहते हैं। जैसे सैलरीड है, मान लो मैं 1 लाख रुपए हर महीना मिलेगा, तो वो लो रिस्क में है। और इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, सामान्य अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ये सब लो रिस्क में। लेकिन जहाँ अगर बिजनेस की बात आ जाती है, मीडियम रिस्क में आ जाता है। प्रोप्राइटर्स पार्टनरशिप है ना, आपका ये कंपनी अकाउंट्स, ये सारे जो हैं मीडियम रिस्क में आ जाते हैं। और इनमें जो री केवाईसी है, आपके मीडियम रिस्क का अगर कोई कस्टमर है तो 3 तरह के रिस्क होते हैं: लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क कस्टमर। तो मीडियम रिस्क के कस्टमर का री केवाईसी 8 साल में करते हैं, लो रिस्क का 10 साल में, और आपका हाई रिस्क का 2 साल में करते हैं। विच चार्ज इज क्रिएटेड ऑन इमूवेबल लेकिन प्रॉपर्टी? लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन नहीं था सर उसमें। हाँ बताइए ना जीव जी, क्या है था? उसमें ऑप्शन में केवल था लो रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, इस टाइप था क्वेश्चन था। कुछ वेरिएबल करके वर्ड था सर उसमें, ध्यान नहीं आ रहा है वो। हम्म, लेकिन टाइम वाला नहीं था उसमें। टाइम वाला नहीं था? और वी के वाई सी भी ऑप्शन वो क्वेश्चन में नहीं था ऐसा। नहीं था, ओके। तो क्वेश्चन ठीक से याद नहीं आ रहा फिर, है ना? चलो तो अब बहुत लेंदी लेंदी हिंदी क्वेश्चन था क्वेश्चन। सर वो। हाँ, हमारे साथियों ने बताया कि थोड़ा पैटर्न इस बार का मध्यांचल ग्रामीण बैंक का बहुत ही थोड़ा अलग चेंज किया था, है ना? काफी चेंज किया था। कई साथियों ने बोला हमने तो सवाल ही याद नहीं आ रहा है ऐसे। ये सवाल तो सीधा पूछा था जो अभी स्क्रीन पर है, कि इसको भी घुमाया था? हाँ जी, ये भी ये तो ये सही भी तो आया था सर। ये सीधा आया था कि इमूवेबल है। प्रॉपर्टी है तो कौन सा चार्ज क्रिएट करेंगे, ऐसे आया था? सीधा नहीं था सर, 2-3 लाइन का क्वेश्चन था ये। अच्छा। क्वेश्चन सभी सर 3 से 4 में क्रिएट किए थे। ओहो, है ना? तो ये जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो चार्ज क्रिएट होता है वो मॉर्गेज होता है। हालांकि ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है, लेकिन हमारे साथी जो हैं उनको
कई साथियों को ये कठिनाई भी हुई कि सर समय गुजर गया, हम पढ़ भी नहीं पाए सवाल, या कई साथियों का फीडबैक आया। कई साथियों ने कहा कि यार सर हम सवाल को देख भी नहीं पाए और टिक लगाना पड़ा क्योंकि सवाल जो है लंबे थे। तो ये इसके लिए हमारे जो साथी जिनका एग्जामिनेशन आने वाले दिनों में है, उनको प्रैक्टिस करनी होगी, सवालों को पढ़ना होगा। थोड़े लंबे सवाल हम बनाने की कोशिश करेंगे अगले सेशंस में, मॉक टेस्ट में आप लोगों को से टेस्ट कराएंगे हम। चलिए अगला सवाल है, जीएसटी बेस्ड सरल लोन स्कीम से एक सवाल था। क्या सवाल पूछा था अविनाश जी, याद आ रहे हैं? सर जीएसटी लोन मैक्सिमम अमाउंट में कितना दे सकते हैं लोन का? अच्छा कितना है? सर दो 50 लाख। 50 लाख। 50 लाख, ठीक है। मैक्सिमम लोन दिया गया था लोन में कि कितना मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। ओके, और ये सवाल था, बैंक यूज एनएस नोट सॉर्टिंग मशीन्स टू प्रोसेस ऑल नोट रिसीव स्पेशली दोज नोट ऑफ रुपीज हाउ मेनी एंड अबव आर टू बी रिक्वायर्ड फॉर सॉर्टिंग। तो कितने नोट जो है sort 100। करते हैं? 100 एंड 100 से अबव सर, 100 एंड आरबीआई 100 से above। आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी क्या कहता है, कितने दिन में सॉर्टिंग हो जाना चाहिए? सर T+1 डेज में। T+1। जैसे नंदन जी यहाँ बैठे हुए हैं, है ना? तो न, क्या नंदन जी हैं? नदन 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 सर सिंह, नादान सिंह मीना, सर नादान नादान सिंह मीना। नादान, हो नादान सिंह मीना है ना, वो नादान जी। है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये क्या है कि अगर आपके पास कैशियर है, आपके पास नोट आया है, तो आज जो नोट रिसिप्ट्स आए हैं ये आज और प्लस कल में शॉर्ट हो जाने चाहिए। शॉर्ट का मतलब क्लीन नोट पॉलिसी यही बोलता है ना कि पब्लिक को अच्छे नोट जाना चाहिए, एटीएम में अच्छे नोट जाना चाहिए, सॉइल नोट अलग होने चाहिए, म्यूटिलेटेड नोट अलग होने चाहिए, इसको बोलते हैं शॉर्टिंग। तो इसके लिए मशीन्स होते हैं, एनएसएम मशीन होते हैं, एनएसपीएम मशीन भी बोलते हैं, नोट सॉर्टिंग एंड प्रोसेसिंग मशीन। तो उसमें रखते हैं तो अलग अलग कर देता है वो, मतलब सारे नोट्स को अलग अलग कर देता है, एटीएम के अलग कर देता है, फ्रेश नोट अलग कर देता है ये। तो यहाँ पर 100 एंड अबव है। एक सवाल तो और भी पूछा था मॉर्गेज में, जो मॉर्गेज में इक्विटेबल सर मॉर्गेज होता है, इक्विटेबल मॉर्गेज जो है कौन सी इसमें ब्रांच में? सर 100 एंड एबव नहीं दिया था सर, केवल दिया था 100, 50, 500 ऐसे करके दिया था, एबव नहीं दिया था। अच्छा तो 100 रुपये का करते हैं, है ना, सौ सौ रुपये रुपये 100 रुपये से वो तो ऊपर सौ वाले। रुपये ही लगाए हैं सर। बढ़िया राजकुमार जी, अच्छा की। तो मतलब 100 रुपये में टिक लगाए तो सही बात है, लेकिन 100 से ऊपर को भी हम सॉर्टिंग करते हैं, है ना, 100 आ गया या 100 से ऊपर भी। अच्छा एक सवाल वो भी आया था कि जो मॉर्गेज ईएम करते हैं, तो टाइटल उसके डीड को कहाँ डॉक्यूमेंट्स कहाँ लिखाते रखते हैं, ये कहाँ आया रख, था सर। आया था ना, कहाँ रखते हैं हम? जी जी। बताइए कहाँ रखते हैं? हैं? स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड प्लेस ना सर। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड प्लेसेस, मतलब ऐसी जगह जहाँ एरिया में स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, उस जगह में अगर टाइटल डीड को हम जमा करेंगे तो वो इक्विटेबल मॉर्गेज के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगा, यस, उसमें इक्विटेबल मॉर्गेज जो है चार्ज क्रेडिट हो जाएगा। ये सवाल भी पूछा गया। अगला सवाल है, नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल था किसको? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स वाला, है ना? सर ये 3 लेन में सवाल दिया था, इतना छोटा में नहीं था, 3 लेन में सवाल दिया था सर ये। अच्छा, क्या पूछा था इसको तो राजकुमार? बढ़िया से कितने आदमी पढ़ नहीं पाया सर, हिंदी इंग्लिश करके बनाया हुआ उसी को समझ में आएगा कि बना सकता था ये। और ऑप्शन में ऐसा था इंडिविजुअल की, और क्या क्या था? इंडिविजुअल, जी सर, इंडिविजुअल था ऑप्शन में। अच्छा। इंडिविजुअल था, कंपनी था, और इसके बाद पार्टनरशिप फर्म था, ट्रस्ट था, सब ऑप्शन था। तो ट्रस्ट में नॉमिनेशन होता नहीं है, कंपनी में नॉमिनेशन होता नहीं, इंडिविजुअल ही होगा सर इसका। पार्टनरशिप में नहीं होता है, इंडिविजुअल में होता है। और एक ऑप्शन होगा, पांच पांच ऑप्शन तो आए थे ना। चलिए बहुत एक बढ़िया। और था। और ये ड्राइंग पावर का सवाल आया था, 5 लाख सेंक्शन लिमिट है, स्टॉक 6 लाख है, मार्जिन 25%, तो ड्राइंग पावर कितना होगा, कितना होगा अविनाश जी? 4.5। कितने साढ़े 4। आदमी थे रे कालिया, वैसा वाला सवाल है नहीं ये है ना वो। ये तो सर रटा हुआ था सवाल सब। होली कब है, होली कब है, क्या बोलते हैं वो, किसी कालिया कैलकुलेशन वाला। करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम्म, तो कितने आदमी थे रे कालिया? हाँ, तब तेरा क्या होगा, नमक खाए अब गोली खा, वैसा वाला सवाल है ये। 5 लाख सैंक्शन लिमिट है। तो जब भी हम जो वर्किंग कैपिटल में क्या करते हैं, सैंक्शन लिमिट देते हैं, तो उसमें स्टॉक जो है सिक्योरिटी होता है, और उसकी जो लिमिट का कैलकुलेशन होता है, ड्राइंग पावर जो निकालते हैं, स्टॉक माइनस मार्जिन। तो स्टॉक है 6 लाख, मार्जिन हो जाएगा आपका 1.5 लाख, क्योंकि 25% स्टॉक का मार्जिन है। तो 1.5 लाख रुपए मार्जिन, मतलब कस्टमर खुद पैसा देगा, बाकी पैसा हम देंगे। तो 6 लाख का स्टॉक रखा है, मतलब स्टॉक खरीदा है ना, है ना अविनाश जी?
6 लाख का स्टॉक रखा है, मतलब स्टॉक खरीदा है, तो हम पूरा पैसा नहीं देते। हम बोलते हैं कि भाई तू 1.5 लाख तू लगा, और बाकी मतलब 25% तू लगा, 75% हम देते हैं, कस्टमर को बोलते हैं। तो 25% मतलब 6 लाख का स्टॉक है उसके पास, तो उसका 25% मतलब 1.5 लाख रुपया वो देगा। तो हम उसको बैंक से, भले लिमिट 5 लाख का दिए हैं, लेकिन हम उसको 5 लाख निकालने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भाई अभी तो आपके पास माल 6 लाख का है ना, तो आप अपना पैसा लगाओ ना भाई, हम पूरा पैसा, हमारा नादान थोड़ी देगा। इतना नादान भी नहीं है वो, दिखता नादान है बस, लेकिन नादान थोड़ी ना है, वो नहीं देगा पूरा पैसा। वो देगा 75%। इसको बोलते हैं, इसके पीछे फिलोसॉफी। तो स्टॉक अगर वो बढ़ा देगा, मान लीजिए यही स्टॉक 8 लाख कर देंगे, तो हम उसको जो है दे देंगे 5 लाख, क्योंकि 8 लाख का स्टॉक हो जाएगा, मार्जिन हो जाएगा 2 लाख, तो 6 लाख तो उसका ड्राइंग पर हो गया। लेकिन चूंकि सैंक्शन लिमिट ही 5 लाख दिए हैं, तो 6 लाख तो दे नहीं सकते, इसलिए हम 5 लाख देंगे, 3 लाख रुपए वो मार्जिन लगाएगा। लेकिन इस केस में जहाँ 6 लाख है, 6 लाख में 25% वो खुद लगाएगा, 1.5 लाख, 4.5 लाख हम देंगे, भले लिमिट अवेलेबल है। तो यहाँ पर 4.50 लाख। अगला सवाल है कि स्टार्टअप लोन से पूछा था, क्या सवाल पूछा था स्टार्टअप लोन से? कोई साथी को याद आ रहा है, सेवक जी? नहीं याद आ रहा है? स्टार्टअप लोन से कुछ याद आ रहा है अविनाश जी? स्टार्टअप लोन से क्या पूछा स्टार्टअप था? लोन में इसको स्टार्टअप दिया इंडिया से जाता है पूछा था। सर। हैं? स्टार्टअप लोन में होम लोन इज टू बी प्रोवाइडेड करके ऐसे था सर वो अच्छा। SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, STSC, ये भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया जो है, एक बड़ी पहल है, जिसमें देश के स्टार्टअप को बढ़ावा देना, और स्टैंड अप इंडिया के तहत स्टार्टअप इंडिया में ये क्या क्या है, महिला उद्यमी जो होते हैं ना, वुमेन एंटरप्रेन्योर, और ST SC जो कम्युनिटी होते हैं उनको, जो जो मतलब यूनिट्स है उनकी, जो उनको 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक की सब्सिडी वाली ऋण राशि प्रदान करने हेतु बनाया गया है स्टार्टअप इंडिया। तो ये सरकार की एक विशेष पहल है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, नवाचार को बढ़ावा देना है, रोजगार के अवसर बढ़ाना है, आर्थिक विकास में बढ़ावा देना है, साथ ही महिला उद्यमियों और ST SC समुदाय के लोगों को आगे वित्तीय सहायता प्रदान करनी है, 10 लाख से 1 करोड़। तो ये बात है, आपको स्टार्टअप लोन में बोला गया है। और बाकी डिटेल स्टार्टअप लोन स्कीम्स आप देख सकते हैं, सब्सिडी वगैरह के बारे में। तो आप सरकार की एक पहल है कि जैसे हम कोई महिला एंटरप्रेन्योर आएगी, तो उनको देखिए, उनमें एक बचत की रहती है, ऑनेस्टी रहता है, एक डेडिकेशन रहता है, अलग सा एक जुनून सा रहता है, तो उनको आगे करना। फिर उसके बाद जो ST SC समुदाय है, पिछड़े वर्ग के मानते हैं हम, तो उनको आगे आने के लिए वित्तीय सहायता, क्योंकि उसमें सब्सिडी रहती है, गवर्नमेंट चाहती है अपना हिस्सा कुछ दे उसमें। तो इसलिए ये सवाल जो है आया था। अगला सवाल, ये रेजोल्यूशन टाइम AEPS ट्रांजेक्शन में क्या आया था रेजोल्यूशन का? कोई याद बताएंगे हमारे साथी, क्या आया था ये? कि जब भी AEPS ट्रांजेक्शन करते हैं और कोई वहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो APS का ट्रांजेक्शन क्या होता है कि BC के पास जाते हैं, आधार इनेबल पेमेंट सर्विस से करते हैं। तो ऐसे केसेस का जो निपटारा है, रेजोल्यूशन 7 दिन में हो जाने चाहिए, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो फिर ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि अब ये फ्रॉडुलेंट मैटर होता है। तो ये क्या सवाल ऐसे आया था कुछ, ये रेजोल्यूशन आप AEPS का कुछ, हमारे जीव जीव शंकर जी बताइए जरा। कुछ याद आ रहा है? वही टाइमिंग करके ही आया था व्हेन थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। इन्वॉल्व आया था कि नॉट इन्वॉल्व आया था? इन्वॉल्व था सर। इन्वॉल्व था। अच्छा। तो रेजोल्यूशन और टाइम और APS ऑप्शन क्या फॉलोड कहते बाय हैं? 3 days नहीं 7 सर, इसमें days। नोट इन्वॉल्व नहीं लिखा हुआ था, नोट इन्वॉल्व लिखा सर। इसमें मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं था, ये ऐसा क्वेश्चन था। जब हम्म। इसको हिंदी और इंग्लिश करके देखे थे, तब इसमें पता चला कि मतलब ये 7 डे ही होगा ये PS में। हम्म। जी। ठीक है। ये AEPS का रिजोल्यूशन में समय लगता है, आधार इनेबल, क्योंकि ये स्विच वगैरह से लेना पड़ता है, तो यहाँ पर ये 7 डेज का रिजोल्यूशन टाइम है। ये NPCI की गाइडलाइन के अनुसार है, तो ये 7 डेज में टिक लगाए होंगे हमारे साथी, इनके सही हुआ होगा। तो ये कुछ 45-46 सवाल आपके स्क्रीन पर हमने डिस्कस किए थे। और बाकी जो सवाल हम लोग जो है टोटल 45-46 हैं, बाकी और भी कुछ सवाल जो है हमारे पास साथी और लोगों ने भेजा है, लेकिन वो
चार बोले थे 55 सवाल तक एक भेजा हुआ है, लेकिन वो सवाल जो है, जैसे कि पूछ रहा हूँ, 25 पैसे वाला कोई सवाल था। 25 पैसे वाला क्या सवाल था? 25 पैसा हाँ क्या सर था? कौन सा वो पॉइंट को सर तो इग्नोर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट? हाँ जी। पॉइंट कौन सा इग्नोर कर, मतलब बैन कर दिया है सर? कौन सा पॉइंट को? 25 पैसा, टू 50 पैसा, एक लेस टू देन रुपया? लेस देन 50 पैसेस। तो वहां 25 50 दिया है, तो 25 में टिक लगाइएगा। तो 25 50 ऐसे था ना, तो 25 पैसे में तो बैन हो गया वो। ठीक है। बिलो और सर 37, जी 37 भी था। 37 नंबर क्या था? 37 नंबर क्वेश्चन क्या था सर? अभी अभी जो बताया, 37 नंबर। 37, ये तो कोई 46 है। 37 क्या था? क्या था 37? अरे 37 छूट गया क्या? और ओहो, जी सर। 37 आगे बढ़ गया होगा। 37 है ही नहीं इसमें तो। हाँ, अच्छा गिन रहा है वो, तो जंप हो गया होगा, है ना। 37 तो है ही नहीं, है ना। मतलब वो क्रम लिख टाइप करने में गलती हो गया होगा, है ना। और एक सवाल आया था, करंट एसेट के बारे में कुछ सवाल आया था। करंट एसेट के बारे में क्या था? करंट एसेट मतलब कोई सा ऐसा ऑप्शन दिया था कि ये करंट एसेट है कि नहीं है, ऐसा था। जैसे करंट एसेट मतलब कैश होता है, स्टॉक्स होते हैं, ऐसे एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में परिवर्तन हो जाए, करंट एसेट कहते हैं, है ना। और एक सवाल और आया था आपका, जो ओडी में कुछ आया था कि एलटीवी रेशियो, ओडी में एलटीवी, स्मार्ट टॉप टॉप अप एलटीवी रेशियो। हाँ, टॉप अप होम लोन टॉप अप में एलटीवी रेशियो 30 लाख तक कितना होगा? बताओ कितना होगा 30 लाख तक? 90%। 90%। तो ये तो बढ़िया सवाल था, है। ये तो अच्छा सवाल है कि होम लोन में 30 लाख तक जो है 90% होता है, 30 लाख से 75 लाख तक जो है 80% होता है, 75 लाख से ऊपर 75% होता है एलटीवी रेशियो। तो ये एक अच्छा सवाल था। और एक आया था गारंटी से सवाल आया था कि अगर कोई थर्ड पर्सन ये एश्योर कर दे कि इसको लोन दे दीजिए, इसकी सिक्योरिटी मैं लेता हूँ, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसा पूछा था ना शिवशंकर जी। हाँ, ऐसा ही सेम था। हाँ, तो क्या होगा उसका? गारंटी गारंटी है। में गारंटी होगा। तो ये हो गया, लगभग 3 सवाल और बढ़ गए, है ना। 46 से लेके 49। और एक तो क्या था, विसिल ब्लोअर पॉलिसी सर से कुछ सवाल आया था। विसिल ब्लोअर पॉलिसी से क्या आया था, याद आ रहा है? विसिल ब्लोअर पॉलिसी से क्या आया था? एक था सर लीगल ऑडिट के मैक्सिमम अमाउंट कितना है सर? कितना है बताइए। लीगल लीगल ऑडिट के कितने पर एवं के शुरू होता है? तो 1 करोड़। 1 करोड़। 50 लाख सर लिखा हुआ है 50 हमारे लाख पास। तक पैनल एडवोकेट करेगा, 1 करोड़ तक का जो है लॉ ऑफिसर करेगा लीगल ऑडिट, है ना। क्योंकि हमारे पॉलिसी में सर एमजीबी का 50 लाख लिखा है, 50 लाख एवं लीगल ऑडिट। 50 50 लाख है नेबल है। हाँ, ठीक है। 50 लाख से ऊपर अगर पॉलिसी में लिखा है तो है, लेकिन ज़्यादातर बैंकों ने भी अब सर सर इसमें आरबीआई में 1 करोड़ मैंडेटरी है, नीचे बैंक जितना चाहे करवा सकते। हाँ, ये भी बात सही है। पॉलिसी के हिसाब से है तो आपको पॉलिसी के हिसाब से देखना होगा, क्योंकि बैंक का अलग अलग रिस्क मिटिगेशन पॉलिसी होता है, उसके उसके आधार पर वो पॉलिसी फ्रेम करते हैं। तो लीगल ऑडिट जो है आपका इंटरनल पॉलिसी, ज़्यादातर बैंकों में 1 करोड़ किया हुआ है। अभी आप लोग बोल रहे हैं तो मैं उसको मान सकता हूँ। पॉलिसी एक बार देखने पड़ेंगे, है ना। एक आईएएस पॉलिसी से सर हम्म। हाउ सही मेनी है। इयर्स, हम्म। कितने साल में कब कितने इयर्स मतलब कि उसको हम्म। रखना तैयार हो अच्छा, डॉक क्या रखना है कितने साल तक? गया डॉक्यूमेंट सर उसका सर ये। कितने साल तक रखना है? डॉक डॉक्यूमेंट वाला तो मैक्सिमम रिटेंशन पीरियड जो था वो 60 इयर्स अच्छा, वाला जो तो था। सवाल चर्चा कर लिए ना, है ना। आईएएस पॉलिसी में था कुछ क्वेश्चन डिटेल याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ठीक है। इयर्स। तो अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं तो आप भेज दीजिएगा, तो हम लोग अगला जब स्केल 1 से 2 का लेंगे तो उसी में पहले ऐड कर लूंगा। 10 क्वेश्चन तो बचे हैं ना, 5 6 क्वेश्चन तो बचे हैं। और जैसे एक सवाल आपको पूछा था, मॉनेटरी पॉलिसी रेट के बारे में सवाल पूछा था क्या? मॉनेटरी पॉलिसी रेट, मॉनेटरी में तो आया वो है। सीआरआर का सर था कि किस पे काउंट। सीआरआर को एनडीटीएल और वाला एग्रीकल्चर सीआरआर। और आरआरबी लोन के बारे में कुछ पूछा था क्या? ट्रैक्टर लोन के बारे में या कुछ ऐसा पूछा था? नहीं
नहीं पूछा था। वो एग्रीकल्चर लोन सर, वो रीफाइनेंस करके जो नाबार्ड है ना, उसी में जोड़ दिया था। अच्छा। और उसी सेंटेंस में जोड़ करके पूछा था। ओके। और ये सवाल पूछा था आपका, ये जैसे हमारे साथी ने बताया विसिल ब्लोअर पॉलिसी से क्या सवाल पूछा था? विसिल ब्लोअर पॉलिसी। हम्म। गवर्नमेंट याद नहीं आ रहा है? कंप्लेंट टाइमिंग करके कुछ था सर, कितने दिन में विसिल ब्लोअर का कंप्लेन है होता है, इस टाइप का क्वेश्चन था सर। अच्छा। चलिए, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग अगले सेशन में चर्चा करेंगे। आज हो गई ये देर रात, अगला दिन शुरू हो चुका है ना? नादान जी सही बात कर रहे हैं ना? नादान बिल्कुल सर, मीना जी। तो बिल्कुल सर। लेकिन थोड़ी ऊर्जा आप हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि वक्त ही है, और वक्त के साथ अगर हमारे सफलता का एहसास जुड़ता है तभी हमें एक मोमेंटम मिलता है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। आप कहीं भी जाइए, आप देखिएगा बिना मोमेंटम आप एनर्जी से आप जा नहीं सकते। एक जगह से दूसरी जगह, जैसे अभी यहाँ से सेशन खत्म होगा ना, नादान जी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि अब सर चले गए, अब क्या ही करेंगे, लाओ यहीं पड़े पड़े रहते। तो एनर्जी बहुत जरूरी है। सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो ये हमेशा याद रखिए कि जो आप हमेशा कोशिश करेंगे, जैसे कि बोलते हैं ना, एक नन्ही सी चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों से कभी हार नहीं होती। तो हमें कोशिश करना है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो परिणाम जो है हमारे साथ ही रहेगी, और हमारी मेहनत बेकार नहीं होगी। और हम जो है, हमारा उद्देश्य जो है, हम यही है कि हम डेली कोशिश करेंगे, डेली पढ़ेंगे, और परिणाम जो है बाई प्रोडक्ट है। जो चीज़ें आपको मिलने वाली होंगी वो आपके पीछे पीछे आएंगी। तो हम कोई भी चीज़ों को हम समस्या का हल के तौर पर देखेंगे, और उस काम को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो सफल तक नहीं पहुंचा रहे हैं। हमारी सारी कोशिशें चलती रहेंगी। अगर ये भाव आपके अंदर आए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ एक अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता के साथ कामना करेंगे, और आपसे विदा लेंगे। एक एसएमए वाला भी क्वेश्चन आया था, तो अगले सेशन में हम उसको ऐड कर लेंगे। लगभग अगर इतनी सारे क्वेश्चन देखेंगे तो हम यहाँ पर 54-55 क्वेश्चन हो गए, 4-5 क्वेश्चन ही रह गए हैं। तो चलिए, आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुशी के गीत गाते रहिए।